सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज़ है। स्टॉक मार्केट की सूरत-ए-हाल से आपको अपडेट करेंगे, जहां पर 258 पॉइंट्स की कमी तो आज ज़रूर रिकॉर्ड की गई, लेकिन इंडेक्स अभी भी 75,000 की सतह को बहाल रखने में कामयाब रहा है। 75,084 पर ये इंडेक्स आज क्लोज हुआ है। आने वाले दिनों में मार्केट किस हद तक ऊपर जा सकती है, जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स इस वक्त हमें ओवरऑल एक पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, वो किस हद तक इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं मार्केट पर। पिछले हफ्ते की जो पेशरफ रही है वो बड़ी ज़बरदस्त रही है, तो ये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। जफर मोती साहब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कैपिटल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के, हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो सूरत हाल हमने पिछले हफ्ते देखी, मार्केट ने 75,000 का इंडेक्स अबूर किया और तारीख में पहली बार अबूर किया, तो इस हफ्ते हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं, कहां तक जा सकती है मार्केट? अभी भी बैरल 75,000 पर तो मौजूद है। देखिए, मार्केट का मोमेंटम तो लास्ट वीक आप खुद भी बता रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पीक किया और ये एक्सपेक्टेड था कि अभी भी अपवर्ड मूवमेंट होगी, क्योंकि जो रोल ओवर का टाइम है इस मंथ का एंड का वो अभी दूर है। नेक्स्ट वीक में आएगी बारी, तो मार्केट में मोमेंटम था कि और बाइंग के ऑर्डर आएंगे। लेकिन ये जो ईरान के जो एक ट्रेजेडी हुई है ईरान के अंदर, रईसी साहब की जो हुई है, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी इन्वेस्टमेंट की जो फजा थी वो खराब हुई है। और यही वजह है कि आज हमने 600 पॉइंट के डिक्लाइन भी देखा। 75,000 को भी टेस्ट हुआ 2 मरतबा, 75,000 से भी नीचे चली गई मार्केट। और आखिर में जब थोड़ी बाइंग आई लास्ट 1 आवर में, तो उसमें ये 75,000 को रिकवर किया है। लेकिन अभी भी मार्केट में जो मोमेंटम था लास्ट वीक का वो देखा नहीं जा रहा। लो वॉल्यूम्स भी हो गए हैं रुपी टर्म में भी और अपना शेयरों के खरीदो फरोख्त में भी, और एक डल सी मार्केट हो गई है जो मुझे लगता है कि मिड ऑफ दिस वीक तक चलती रहेगी। अच्छा, यानी अगले 1-2 रोज भी आपको लग रहा है कि ये ज़ाहिर जो ईरान में ट्रेजेडी हुई है से मुतासर रहेंगे, तो हो सकता है कि कल या परसों हम इंडेक्स को 75,000 की सतह से भी फिर नीचे आते देखें? ये सब डिपेंड करता है कि ये जो तहकीक होगी कि ईरान के जो ये ट्रेजेडी बहुत बड़ी हुई है वो किस वजह से हुई, क्या टेक्निकल हुआ है या जो रूमर्स फिर रही हैं अभी मार्केटों के अंदर, रूमर्स फिर रही हैं मीडिया के अंदर के कोई टेररिस्ट वो तो नहीं था। तो ये सब डिपेंड करता है। और इस मार्केट के ऊपर भी जो हमारी मार्केट है वो बड़ी सेंसिटिव है कि इस एरिया में, इस रीजन में एक मोमेंटम बना है। अरब इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं अरब वर्ल्ड से, अपना SISP ऑनलाइन है। हमने 5 साल का बहुत प्रोबेबिलिटी है कि चाइना एक्सटेंशन दे दे कर्जे को वापस करने के लिए। तो ये सब चीजें देखते हुए लगता था कि मार्केट बहुत तेजी से अपवर्ड मूवमेंट करेगी। तो जबरदस्त, अब 1-2 रोज बाद जब ये मार्केट का मोमेंटम बहाल हो जाएगा, उसके बाद जो सिचुएशन आप देख रहे हैं फिर वो क्या होगी? अभी IMF के साथ पाकिस्तान के डायलॉग ऑलमोस्ट शुरू हो चुके हैं। उनके मिशन के साथ जो इकोनॉमिक टीम है गवर्नमेंट की वो इस वक्त नेगोशिएट कर रही है। फिर जो एक इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब से आनी है, वो जो एक बड़ा अहम दौरा होना है, ये इन तमाम चीज़ों को लेकर फिर आगे मॉनेटरी पॉलिसी का जब ऐलान होगा, अगर कोई बेसिस पॉइंट्स की कुछ कमी होती है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर मार्केट को कहाँ लेकर जा सकती हैं? देखिए, अभी IMF में भी जो कर्जों की सूरत हाल है और जो हमको रीपेमेंट करनी है उससे जरा घबराई है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे लगता है IMF से तो बात हो जाएगी। 300 अरब रुपए का गवर्नमेंट ने खुद भी कहा है कि वो जो खर्चे हैं कम करेंगे और अपना जो प्रोविंशियल एक्सपेंडिचर्स हैं उससे बंद कर दे। बोले प्रोविंशियल एक्सपेंडिचर जो है वो कंट्रोल करेंगे। तो ये जो मार्केट है ये अगर IMF का हो गया तो फिर आप एंड ऑफ दिस वीक में दोबारा मोमेंटम अपवर्ड मूवमेंट देखेंगे। ठीक है, तो फिर अब जफर साहब, ये आगे चूंकि बजट भी आना है और ये कहा जाता है कि जब बजट करीब आता है जैसे ऐसे, तो वो मार्केट का थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू हो जाता है, करेक्शन मार्केट में आने लगती है। तो उसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये बजट मार्केट को डिस्टर्ब करेगा या फिर सब रूटीन के मुताबिक चलता रहेगा? भाई, ये तो अजीब इस दफा हुआ है कि पाकिस्तान में कोई बजट की बात ही नहीं कर रहा। इतने फोरम हैं कि अब कर दो पाकिस्तान के लिए ना, वो कर दो पाकिस्तान के लिए। भाई, बजट में क्या करेंगे, कैसे पास होगा बजट और किस तरह मोमेंटम को हैंडल होगा, ये किसी को पता ही नहीं है।
इतना खतरनाक बजट आएगा, इतना खतरनाक बजट आएगा कि जो आदमी टैक्स भर रहा है उसके ऊपर ही धनाधन टैक्स डालेंगे और रिटेलर्स पर टैक्स डालेगा, हर चीज है। तो उसका जो कहते हैं ना लैश बैक जो होगा वो मार्केट को भी खराब कर सकता है, डॉलर रुपये की पैरिटी भी खराब कर सकता है और इवन हुकूमत होने को भी खराब कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जफर मोती साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव कैपिटल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि आने वाले दिनों में उम्मीद यही है कि जब जैसे जैसे में सिचुएशन पैदा हुई है, इसकी तहकीकात होंगी तो मार्केट एक बार फिर अपने मोमेंटम की तरफ दोबारा जाएगी और अब हुकूमत भी एक इकोनॉमिक मोमेंटम पकड़ने जा रही है। चूंकि IMF के साथ जब मुज़ाकरात चल रहे हैं तो जो उनकी शराइत हैं उस पर भी अमल दरामद शुरू हो चुका है और अब PIA के साथ साथ दीगर इदारों की प्राइवेटाइजेशन की भी बात हो रही है। अभी PIA की निजकारी के लिए 8 बड़े ग्रुप्स हैं जिनकी दिलचस्पी सामने आई है। अब जब ये ग्रुप, इनमें से कोई ग्रुप PIA को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा, उसके बाद जो पब्लिक है वो उससे क्या तब्दीलियां चाहते हैं, क्योंकि PIA वो एयरलाइन है जिसमें पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी तादाद सफ़र करती है, लेकिन सहूलियात के फुकदान का भी हमेशा एक रोना रोया जाता है और कंप्लेन की जाती है। तो लोगों की क्या तवक्को है, ज़रा ये सुनिएगा। फिर चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, माहिर माशियात हैं, उनसे फिर हम इस सिलसिले में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। पहले लोगों की राय जाननी। नई इंतज़ामिया से ये तवक्को रखता हूँ कि वो जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करते हैं बाकी एयरलाइंस, उनको चाहिए कि वो भी अपनी जो भी सहूलियात दे रही हैं, उनकी सीट्स हैं, बाकी सहूलियात हैं, वो उसके मुताबिक रखें जैसे बाकी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। बेसिकली जो इंतज़ामात होने चाहिए वो तो ये कि सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए और वॉशरूम्स वगैरह होगी, सीटिंग कैपेसिटी होगी वो बेहतर करनी चाहिए इनको। अगर कोई फ़्लाइट डिले होती है तो उसको एक प्री प्लान करके मुसाफिर को पहले या बता दें ताकि मुसाफिर जो हैं वो परेशानी से बच सकें। तो नई PIA को ये गवर्नमेंट लाने चाहती है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है ये जो फैसला किया है, और आने वालों को ये सोचना चाहिए कि अगर हम PIA को संभालने के लिए आए हैं या हम इसके ऊपर क़यादत कर रहे हैं तो बेहतर से बेहतर हो ताकि बाकी मुल्कों के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन हो। बाहर के जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसी के मुताबिक ही अगर पाकिस्तान के अंदर भी मैनेजमेंट उसी तरीके से अगर काम करे तो हम थोड़े बेहतर तरीके से चल सकते हैं। बाकी जो हमारा ज़्यादा लैक आता है वो आता है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। कौमी एयरलाइन है, एक ज़माने में PIA दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन थी, लेकिन बाद में कुछ वजूहात की वजह से ये ज़वाल पजीर हो गई। अब नई इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इसमें वो सहूलियात वापस दे दें जो पहले इसमें थी, जो मसलन इसके खाने का वो उसको ठीक करना चाहिए, वाशरूम की उसमें बेहतरी लानी चाहिए, अमले का रवैया दुरुस्त करना चाहिए ताकि ये वापस नंबर 1 एयरलाइन दुनिया की बन जाए। एक तरफ सहूलियात की बात तो ज़रूर है लेकिन उसके साथ साथ इनका रवैया जो है उसमें बेहतरी लाने की अशद ज़रूरत है। जब ये पैसेंजर के साथ और मुसाफिरों के साथ मोहब्बत से पेश आएंगे तो लोगों का जो प्राइवेट जहाज़ों में सफ़र कर रहे हैं वो भी PIA की तरफ आएंगे, क्योंकि ये हमारी जो है कौमी एयरलाइन है और हमेशा से ये नंबर 1 है। तो लोगों की बड़ी तवक्कुआत हैं कि अगर PIA निजकारी के अमल को मुकम्मल कर लेती है, कोई कंपनी इसको टेक ओवर कर लेती है, तो उसके बाद फिर न सिर्फ सहूलियात की फराहमी मुमकिन होनी चाहिए बल्कि एक फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए स्टाफ और तमाम पैसेंजर्स के दरमियान। तो अब ये अमल किस तरह से मुमकिन हो सकेगा, इस पर जो निजकारी का अमल है ये पेशरफ कितनी तेज़ करने की ज़रूरत है, हुकूमत किस तरह से इसको कामयाबी के साथ तकमील के मरहले तक पहुँचा सकेगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के माहिर माशियात भी हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला भी है। जो 8 बड़े ग्रुप्स इस वक्त मैदान में आ गए हैं, इनमें से कोई भी एक ग्रुप ज़ाहिर है कामयाब हो जाएगा बोली लगाने में और फिर उसके बाद वो निजकारी का अमल मुकम्मल होगा। तो ये एक्सपेक्ट आप क्या कर रहे हैं? ज़ाहिर है कि जो ख़जाना है हुकूमत का उसके बोझ, उस पर से न सिर्फ ये बोझ कम होगा बल्कि जो लोगों की तवक्कुआत अभी आपने भी सुनी होंगी, अब इसमें ये तमाम तवक्कुआत पूरी करने के लिए फिर क्या क्या करना पड़ेगा? देखें, एक तरफ तो जो निजकारी की आप बात करें ना वो तो बहुत अहम है, क्योंकि उससे एक तरफ तो जो सालाना 100 से 150 अरब रुपए का ये नुकसान कर रही है PIA, उससे गवर्नमेंट की जो है ना वो छुटकारा हासिल हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट को एक ज़र मुबादला भी हासिल होगा जो जिसे हम फॉरेन रिजर्व कहते हैं। जो ज़ाहिर है बाहर की किसी कंपनी को ही अपने शेयर्स बेचेंगे, अगर कोई लोकल लेता है तो ज़ाहिर है फिर लोकल करेंसी में पेमेंट हो जाएगी। तो ना सिर्फ ये है कि खसारे से जान छूटेगी बल्कि फौरी तौर पे जो गवर्नमेंट की कैश फ्लोज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी काफ़ी हद तक हल हो जाएंगी। लेकिन PIA की अगर हम बात करें तो PIA के साथ जो है ना वो एक लेगेसी है। आप जानते हैं 70s की जो है ना एक दुनिया की
टॉप 2 या 3 जो एयरलाइंस थी उनमें से एक PIA शुमार होती थी। और उसके बाद जो है वो ग्रेजुअली ये तरक्कियों का सफ़र तय करती रही। आप ये देखेंगे एमिरेट्स एयरलाइन हो, इतिहाद एयरलाइन हो, UAE की सऊदी एयरलाइन, इन सब में जो है वो हमारे पाकिस्तान की PIA इंटरनेशनल के जो लोग हैं वो वहाँ पे गए और उन्होंने उन एयरलाइंस को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। मगर बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सिर्फ और सिर्फ अकरबा परवरी और लोगों को नौकरियां देने की वजह से इतना उसके ऊपर बर्डन किया PIA के ऊपर कि वो इदारा जो कभी अरबों रुपए कमा के देता था, आज जो वो 75 अरब रुपए के नुकसान में है। स्टाफ जो है पर फ्लाइट या पर जहाज के जो होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा जो है ना वो हम स्टाफ कैरी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बोझ भी ये है, और प्राइवेटाइजेशन के बाद जो भी इसको लेगा PIA को, उसको सबसे बड़ा चैलेंज भी यही होगा कि स्टाफ का इतना बड़ा खर्चा है, ये किस तरीके से जो है वो इसको मैनेज किया जाए, इनको गोल्डन हैंड शेक दे के फारिग किया जाए। तो बज़ाहिर लगता ये है कि ये मामला को बहुत जल्द जो है वो सॉर्ट आउट नहीं होगा। इट विल टेक टाइम। गवर्नमेंट का खर्चा जो है, गवर्नमेंट का लॉस है 75 अरब रुपए वाला या 150 अरब रुपए सालाना वाला, वो शायद खत्म हो जाए। लेकिन ये जो रेवेन्यू आने वाली बात है कि उसके 50 या 51-52% जितने फीसद भी शेयर फरोख्त किए जाएंगे, तो उस मामले में थोड़ी सी मुझे जो है ना वो डिले होता हुआ नजर आ रहा है। तो अकमल साहब, ये सारे जो 8 ग्रुप्स अभी सामने आए हैं, इसमें 2 एयरलाइंस भी हैं जो फ्लाई जिना है, एयर ब्लू लिमिटेड है, और फिर जो दीगर कारोबारी इसमें ग्रुप्स शामिल हैं। तो अब ये किसी एयरलाइन को ही PIA को उसके हवाले करना ज़्यादा बेहतर होगा कि उन्हें एक एक्सपीरियंस भी होगा, चाहे वो प्राइवेट और एक नॉर्मल साइज़ की एक एयरलाइन चला रहे हो, PIA का एक ह्यूज साइज़ है, या फिर कोई और कारोबारी ग्रुप टेकअप करे जिसके पास फंड्स थोड़े ज़्यादा हों, जो कि ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके ताकि ये इदारा बेहतर तौर पर चल सके। तो ये इसमें हुकूमत के लिए आपके पास तजवीज़ क्या होगी? देखिए, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से अगर बात की जाए ना, तो के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन भी हमारे सामने है। आपको याद होगा कि के इलेक्ट्रिक को जब प्राइवेटाइज किया गया तो बड़ी वो भी स्कैंडलाइज हुई कि सारी की सारी जो तारें हैं उन्हें प्रॉपर जो है वो बेच के भेज दिया। उसके बाद काफ़ी तनाज़ात चलते रहे। इस वक्त भी जो है वो कराची में सबसे महंगी बिजली जो है वो आवाम जो है वो ले रहे हैं, उनको सहूलियात उस हिसाब से नहीं है, और एज पर एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ, बाबडा के साथ भी के इलेक्ट्रिक के डिस्प्यूट्स होते रहे। अब ऐसा ना हो कि जो है वो PIA को भी इस तरह के ग्रुप को दे दिया जाए जो अल्टीमेटली परफॉर्म ना कर सके, और अपने रूट को जो है ना वो PIA के पास जो सबसे कीमती चीज़ है उसके होटल्स हैं, एक रोज वैलेट होटल जो आपने सुना हुआ है, और दूसरा उसके पास इसके रूट्स हैं। अब ये ना हो कि वो कोई प्राइवेट ग्रुप आए और उसको जो है ना उसके जितने कीमती रूट्स हैं वो उठा के बेच दे और PIA को बिल्कुल डाइल्यूट करके जो है ना वो ख़त्म कर दे। तो ये सारी चीज़ें मैटर कर रही हैं कि जब आप इसको बेच रहे होंगे तो उनमें सब चीज़ों को कंसीडर किया जाना है कि इसके रूट ना बेचे जाएँ, इसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए, इसके एम्प्लॉयज़ का ख्याल किया जाए, सर्विसेज का जो मयार है वो इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब हम बेच रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें उन टर्म्स एंड कंडीशंस में मेरे ख्याल में रखी जानी चाहिए और इनका ख्याल रखना चाहिए, ताकि जो है ना वो ये ना हो कि सिर्फ जो है ना वो एक 150 अरब रुपए सालाना का लॉस बचाने के लिए मतलब जो है वो एक बुरी साख जो है वो मजीद कायम हो जाए PIA की। तो ये नहीं होना चाहिए। सही। और फिर अकमल साहब, ज़ाहिर है एक टेस्ट केस भी हो सकता है कि आगे अगर आपको और 6-7 इदारों को प्राइवेटाइज करना है, जिसमें स्टील मिल है, जिसमें कुछ IPPs हैं और कुछ दीगर इदारे हैं, तो फिर ज़ाहिर है ये एक ऐसा रोल मॉडल केस होना चाहिए कि फिर उनको भी प्राइवेटाइज करने में आसानी हो, चूँकि हमेशा वो जो पहला कदम होता है वही मुश्किल होता है, और ये पहली प्राइवेटाइजेशन शायद मुश्किल हो, चूँकि एक बड़ा गैप आ चुका है पिछली और अब जो प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है इसमें। देखें, ये एक तरफ तो जहां आप बात कर रहे हैं PIA की, तो इसके अलावा कई जो मेन जो इस वक्त सफेद आती है ना, वो अगर मैं बात करूं तो एक तो PIA है, उसके बाद स्टील मिल है, ठीक है, और जो सबसे जो बड़ा सफेद आती है वो आपके जो है वो पावर सेक्टर और ये जो बंद पावर प्लांट्स है ना, जिनकी कैपेसिटी चार्जेस 60% के हिसाब से हमें जो वो देना पड़ रहे हैं, और डिस्कोस का जो लॉस है, बिजली चोरी की वजह से जो लॉस है, और हमारा जो सर्कुलर डेट आज 5000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, और सिर्फ इस साल में ये सारा का सारा पावर सेक्टर का तकरीबन 450 अरब रुपए हो चुका है। हालांकि आप देखें कि बिजली की कीमतें किस हद तक बढ़ाई जा चुकी हैं, और ये सब कीमतें, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, ये सारे
इस मद में लिए जाते हैं कि जितने भी लॉसेज हो रहे हैं ये सारे जो है वो कवर किए जाएंगे। इसके बावजूद 450 अरब रुपए का जो इजाफा है सर्कुलर डेट में, ये लम्हा फिक्रिया है। ये मेरे ख्याल में PIA से भी ज्यादा जो है वो कंसर्निंग किस्म की बात है, और इस तरफ जो है वो IMF ने भी अपनी तवज्जो दिलाई है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो खसारे में जा रहे हैं, जिनकी वजह से हुकूमत को बहुत ज्यादा खसारा हो रहा है, उनको पहले प्राइवेटाइज करें या उनको बंद करें या उनकी टर्म्स को नेगोशिएट करें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। प्राइवेटाइज करने के हवाले से अगर मैं बात करूं, इवन मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है ना वो पावर सेक्टर को अगर ये दे दें और इनसे जान छुड़ा लें तो ये बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त हमारा जो सूद की पेमेंट है वो इतनी हो चुकी है कि छोटे मोटे खर्चे कम करने से काम नहीं बनेगा। इवन अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर 0 कर दे फिर भी जो है ना वो हमारा वो बजट डेफिसिट जो है वो खत्म नहीं होगा। इस हद तक हमारा जो है वो सूद का 9,500 अरब रुपए का जो सूद 2024 में एक्सपेक्टेड है, अब 9,500 अरब रुपए की तो इस मतलब टोटल टैक्स कलेक्शन है। तो यानी जितना जो है ना वो आवाम जो है वो टैक्स पे कर रही है वो सारा तो सूद में जा रहे हैं। तो पब्लिक के ऊपर क्या लगेगा? और जैसा कि आपने देखा भी होगा कि पब्लिक सेक्टर के ऊपर जो प्रोग्राम्स है, यूनिवर्सिटीज का प्रोग्राम है, फेडरल लेवल के ऊपर जितने भी थे वो सारे के सारे वफाक ने हाथ उठा लिए कि नहीं जी अब ये सूबाई हुकूमतें करें। उसके बाद NFC के हवाले से भी ये चेंजेस वगैरह लाएंगे। लेकिन ये इतनी सारी चेंजेस हैं कि जिसके बाद हमें जो है ना वो सियासी मसाइल भी पैदा होंगे, सूबों के मसाइल भी ज़ाहिर पैदा होंगे, तो एक बहुत बड़ा इम्तिहान साबित होगा। और अब जो चंद एक सब्सिडीज अभी बाकी हैं जिन सेक्टर्स को मिल रही हैं, अब ये IMF मिशन के साथ चौधरी साहब जो मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं तो उनका फोकस ये है कि ये सब्सिडीज़ भी ख़त्म की जाएँ अगले प्रोग्राम से पहले। अगर वो मुकम्मल ख़त्म ना हुई तो वो कम से कम हाफ तो ज़रूर हो जाएंगी। फिर 10 से 12% बिजली के टैरिफ को भी बढ़ाने की बात हो रही है। तो ये नया आने वाला प्रोग्राम पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए तो ये बड़ा मददगार साबित हो सकता है, लेकिन एक आम आदमी पर फिर इसका कितना बड़ा बोझ आप पड़ते देख रहे हैं? आम आदमी तो पहले ही मर गया, आम आदमी रहा कहाँ है? अब तो खास आदमी रह गए हैं। मेरे ख्याल में जो 80% आबादी है वो तो वैसे ही जो है वो आप समझिए कि खते गुर्बत तक पहुंच गई है, उससे भी नीचे पहुंच गई है। तो बस एक जो है ना वो एलीट क्लास एक रह गई है, और टैक्स जो है वो ज़ाहिर है उनके हिस्से का भी बाकी के गरीब आवाम दे रहे होते। तो गरीब आवाम की बात तो ना ही करें, उनका तो मतलब आने वाले वक्तों में जैसे 7 रुपये यूनिट बिजली में मजीद इजाफा करने की बात की जा रही है, या बिजली के अलावा गैस को भी महंगा किया जा रहा है। इससे भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो हर एक चीज़ ही बढ़ जाएगी, हर एक चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, महंगाई में इजाफा होगा। महंगाई में इजाफा होने के बाद आपको अंदाजा है कि आवाम फिर रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। लेकिन इस वक्त वाला बजट जो है, जो IMF जिस तरीके से बनवा रहा है, तो उसमें बड़ी छोटी चीज़ों को करवा रहा है, लेकिन जो मेन जो आती है उसके ऊपर किसी का भी फोकस नहीं है कि जो हमारी जो 9,500 अरब रुपए की जो सूद की पेमेंट है इसको किसी तरीके से नेगोशिएट किया जाए, इसको किसी तरीके से कम किया जाए। अगर ये हमारी आदि हो जाए तो मेरे ख्याल में बाकी की इस्लाहात हमें करनी ही नहीं पड़ेगी। तो सब्सिडीज थोड़ी बहुत हैं भी, तो गैस सेक्टर को या यूरिया खाद वगैरह वालों को दी हुई हैं, बहुत कम सब्सिडीज रह गई हैं। तो अगर वो विथड्रॉ कर लेंगे तो किसान रगड़ा जाएगा। क्योंकि आपको पता है फर्टिलाइजर की कीमतें वैसे ही बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो अब अगर ये इसके ऊपर से सब्सिडी आप हटा लेंगे तो किसान के ऊपर डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि हमारा एक मिशन है कि एग्रीकल्चर को हमने आगे बढ़ाना है। तो कैसे आगे बढ़ सकती है जब हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ही इतनी ज्यादा हो जाएगी। और इस वक्त किसान की तो आपको पता होगा पोजीशन ये है कि गंदम उसकी बिक नहीं रही है और कपास उसकी उग नहीं रही है। गर्मी की वजह से वो 3-3, 4-4 मरतबा उगा चुके हैं, वो उग ही नहीं दे रही है, उगती है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है ना वो अल्टीमेटली सॉल्व करने वाले हैं। तो इनको एड्रेस करने के लिए बड़ी मेजर और मैक्रो लेवल के ऊपर इस्लाहात की जरूरत है। ये छोटे छोटे खर्चे कम करने से कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद अकमल साहब, हमारे माशियात। हम तो इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया है, और जो फिस्कल ईयर है जुलाई से अप्रैल तक, अगर इन तमाम माह की हम बात करें जो कि कुल मिला के 10 माह का अरसा बनता है, तो इसमें 2.59 अरब डॉलर्स तक ये IT एक्सपोर्ट्स पहुँच चुकी हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 62% इजाफा ज़्यादा है। जो कि पिछले साल का जो अरसा था उसमें 2.1 अरब डॉलर की पाकिस्तान ने IT एक्सपोर्ट की थी। अब आने वाले दिनों में इंडस्ट्री कितना ग्रो कर सकती है, गवर्नमेंट को इस वक्त किन मजीद स्टेप्स को लेने की ज़रूरत है,
और जो फ्रीलांसर्स हैं जो इस वक्त इस एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं उनको क्या मजीद फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर सुहेल मुनीर साहब IT एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, इस वक्त जो इन्वायरमेंट है पाकिस्तान में खासतौर पर IT सेक्टर के लिए, ज़ाहिर है फ्रीलांसर्स बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं, इसके बावजूद ये हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, तो ये गवर्नमेंट की बैकिंग की और गवर्नमेंट की सपोर्ट की भी इस शोबे को इस वक्त बड़ी ज़रूरत है, क्या कहेंगे आप? सर, तो डेफिनेटली देखें, पाकिस्तान की हर रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट्स, आप पिछली 3 से 4 गवर्नमेंट्स देखें, वो डेफिनेटली इस चीज़ को तो रियलाइज करती हैं कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर आपकी इकॉनमी को नॉलेज एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे वो IT एक्सपोर्ट हैं, चाहे वो IT इनेबल्ड सर्विसेज हैं, चाहे वो कोई वीडियोस बना रहा है, तो जो नॉलेज एक्सपोर्ट्स हैं that can be a major contributor to your economy, जिसमें सबसे मिनिमम इनपुट है और it gives you significant foreign exchange। उससे रिलेटेड हर गवर्नमेंट का फोकस भी रहा है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड खास तौर पे आई वुड से कि दाद का मुस्तहिक है कि उन्होंने जिस तरह पॉलिसीज कंसिस्टेंटली बनाई और से लेके चले, इस वक्त आप रीजनली मिडल ईस्ट में, यूरोप में जो भी मेजर नॉन IT एग्जीबिशंस हैं, वहाँ पे टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान की ब्रांड से इनकी प्रेजेंस है। पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ बीन इन्वेस्टिंग हेवीली इनटू सेटिंग अप इन जितने भी एग्जिबिट्स हैं वहाँ पे पाकिस्तानी इंडस्ट्री को लेके जाना, उसके ऊपर बड़ी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की गई है पिछले 3 सालों में रादर, और हम डेफिनेटली उस इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स अभी देख रहे हैं। सेकेंडली कुछ पॉलिसी थी कि जहाँ पे IT एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट का एक सर्टेन परसेंटेज उन्हें रिटर्न किया जा रहा था ताकि वो फर्दर इन्वेस्ट कर सकें। दैट वाज अ वेरी गुड पॉलिसी। तो सर्टेनली कुछ कंसिस्टेंट पॉलिसीज स्ट्रेटजीज ज़रूर रही हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ IT की, और सर्टेनली इसमें पाशा जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की जो एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है, तो आई थिंक इन्होंने अच्छी स्ट्रेटजीज पे काम किया जो कि कंसिस्टेंटली चल रही है। अभी भी सर्टेनली जो हमारा पोटेंशियल है मुझसे बहुत कम है। एक मेजर रीजन इस वक्त ये भी है कि अगर हम इंडिया में देखते हैं तो वहाँ पे जो IT एक्सपोर्ट्स हैं उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है जो कैप्टिव कंपनीज हैं, जो फॉरेन कंपनीज खुद वहां आके अपने ऑफिसेज सेटअप करती हैं, वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है IT एक्सपोर्ट का, और वहां पे हम बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं। तो जहां पे हमें फ्रीलांसर्स को सपोर्ट करने की जरूरत है, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो पॉलिसीज और वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाएं कि जहां पे बड़ी कंपनीज ग्लोबली वो आके पाकिस्तान में अपने ऑफिसेज सेटअप करें, क्योंकि वो एक कैप्टिव एक्सपोर्ट है, दैट इज द बिगेस्ट सेगमेंट। इंडिया की मैं मिसाल देता हूं, सॉरी टू कट यू, लेकिन पाकिस्तान में एनवायरनमेंट क्यों नहीं बन पा रहा? कितना वक्त इसको दरकार होगा? उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज की कंटिन्यूएशन की जरूरत होगी, इंटेंशन गवर्नमेंट की। सर देखिए, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट चाहिए, बिजनेस के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए जो नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान का नंबर इस वक्त बहुत पीछे है, लास्ट मे बी डेफिनेटली बिलो 100 रैंक्ड in all of the countries in the world। तो बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर वो है। फॉरेन एक्सचेंज में रिपाट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स इस वक्त उसके लॉज क्लियर नहीं है। अगर एक कंपनी आके प्रॉफिट बनाती है तो और फिर ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर और जो परसेप्शन है कंट्री की, दैट प्लेज अ मेजर रोल। तो ये सारे फैक्टर्स हैं विच एक्चुअली प्लेज अ मेजर रोल। कुछ गलतियां भी सर्टेनली हुई हैं गवर्नमेंट से, जिसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ी गलती ये थी कि इनफैक्ट अर्ली 2000 से कहा था कि IT इंडस्ट्री विल बी कंप्लीटली टैक्स एग्जेम्प्टेड until I believe 2024 or 2025 this was declared। और 2 से 3 साल पहले गवर्नमेंट ने फॉर वेरियस रीजंस उन्होंने उस चीज को रिवर्स करके एक जीरो टैक्स रिजीम पे लेके गए और एक बड़ा माइनर सा टैक्स भी लगाया। तो आई बिलीव कि दैट आल्सो क्रिएटेड काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट के कॉन्फिडेंस लूज होता हुआ इन्वेस्टर्स कैन कमिंग इन। तो जहाँ पे कुछ
गलतियां भी है जिन्हें सुधारने की जरूरत है, बट इन जनरल एक कंसिस्टेंट फोकस जरूर रहा है करंट गवर्नमेंट का भी कि जहां पे दिस इज द टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, बट टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज डन। सब ये जिन गलतियों की आप निशानदेही कर रहे हैं इनको सुधारने का शायद इससे बेहतर तो वक्त कोई और नहीं होगा, चूंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि आईटी एक्सपोर्ट में हम $3 बिलियन के अराउंड ही फंस जाते हैं, रुक जाते हैं, इससे नहीं क्रॉस कर जाते। और पिछले दिनों जब हम केयर टेकर आईटी मिनिस्टर के बयान सुन रहे थे, वो $10 बिलियन को वो टारगेट कर रहे थे। तो अगर वो उस टारगेट तक जाना है तो ये गलतियां अभी सुधारनी होंगी, ताकि फिर ये इस एक्सपोर्ट को कम से कम एक्सपेंड किया जा सके, $4 to $5 बिलियन तक तो पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट पहुंच सके। अगर देखें, अगर एक कंसिस्टेंट ग्रोथ ही देखते हैं जिस स्पीड से जो स्पेस पे ग्रोथ हो रही है, तो वी सी कि अगर कोई और इंटरवेंशन ना की जाए तो दिस कैन रीच 4 to 5 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 years, बट दैट इज इफ यू डोंट डू एनी इंटरवेंशन। डेफिनेटली इसके ऊपर अगर मेजर इंटरवेंशंस की जाएं, ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हो, कंपनीज को जो कैप्टिव कंपनीज है अगर उनको अट्रैक्ट किया जाए तो दिस कैन इजीली डबल। But definitely that requires very consistent policies. और जहाँ तक मेरे इल्म में है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान this is their one of their top priorities. इसी चीज को लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ रेगुलेशन कर रही है, इन द प्रोसेस है कि जहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल गवर्नमेंट को एनहांस करने के लिए दे आर टेकिंग सम मेजर स्टेप्स। एक जो सर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुहेल मुनीर साहब, आईटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। जो गलतियां माजी में की गई हैं आईटी को लेकर, उनको अब सुधारने का वक्त है ताकि पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें। और इस मौजूदा जो इकोनॉमी की सिचुएशन है उसमें हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से डॉलर की जो एक वैल्यू है उसमें एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। 278 के अराउंड अभी भी डॉलर मौजूद है, लेकिन कुछ इकोनॉमी एक्सपर्ट ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि डॉलर की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 240, 245, 235 इसके अराउंड है। तो अब क्या वाकई ये एक्चुअल वैल्यू डॉलर की इतनी कम है और आर्टिफिशियली इसको यहाँ पर रखा हुआ है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर किस तरह से इसकी वैल्यू को कम किया जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। जफर पराचा साहब, जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। जफर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त जो हम डॉलर की वैल्यू देखते हैं 278 के अराउंड, ये 75 से ये 80 के दरमियान में ये घूम रही है, तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू यही है या कुछ इकोनॉमी एक्सपर्ट से हमारी बात होती है तो वो बताते हैं कि 30 to 35 रुपीज़ का इसमें एक स्पेस मौजूद है, और कुछ गवर्नमेंट की इंटेंशन और कुछ उनके स्टेप्स ऐसे होंगे कि वो उसको लेंगे तो वो कमी हो सकती है। तो ज़रा सिचुएशन है कि अगर आप इसको क्लैरिफाई कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए, जहाँ तक बात है डॉलर की रियल वैल्यू की और रुपीस की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस वक्त रेट है बिल्कुल ठीक है। अच्छा। बल्कि रुपया हमारा अंडर वैल्यू है और डॉलर ओवर वैल्यू है। और अगर हम ये देखते हैं कि हमारी जो इनवर्ड रेमिटेंसेस हैं वो भी बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, इंपोर्ट भी हमारा कम हुआ है, और जो पिछला महीना भी जिसकी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो प्लस में रहा है। पिछले महीने भी ऐसे ही था, तो ये एक अच्छी अलामत है। फिर इसके साथ साथ जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ रही है। स्टॉक आप देखिए कि आपका जो रिकॉर्ड वो अपना हाई बना रहा है, तो इस हिसाब से डॉलर को नीचे होना चाहिए। एक तरफ ये एक राय या एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि हुकूमत ने डॉलर को ऊपर रखा हुआ है, यानी कि रुपीस को अंडर वैल्यू रखा हुआ है, और वो यूँ रखा हुआ है कि एक्सपोर्ट कहीं मुतासर ना हो जाए। तो लेकिन एक्सपोर्ट मुतासर नहीं होगी मेरे ख्याल से अगर डॉलर मजीद कम हो जाएगा, क्योंकि जब 100 रुपया का ज़माने में डॉलर था तो उस वक़्त भी इतनी एक्सपोर्ट थी और आज भी इतनी ही एक्सपोर्ट है। तो एक्सपोर्टर्स का जो हमने देखा है कि जो उनकी कारकर्दगी है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, उसके मुकाबले में जो ओवरसी पाकिस्तानी है उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। हुकूमत को चाहिए एक्सचेंज कंपनीज को और ओवरसी पाकिस्तानी को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा दें, क्योंकि एक्सपोर्टर को हम तकरीबन 30 से 35% रिबेट और इंसेंटिव देते हैं। अगर हम 5% रिबेट दे दें ओवरसीज पाकिस्तानी को और एक्सचेंज कंपनीज को, तो आप ये देखेंगे कि ये जो 30-32 बिलियन डॉलर है वो इंशाल्लाह 2 से 3 साल में डबल हो जाएगा। अच्छा। पिछले माह एक्सचेंज कंपनीज ने
$400 मिलियन दिया है, इंटर बैंक में सरेंडर किया है विदाउट एनी इंसेंटिव और रिबेट। उसका क्रेडिट मैं एक्सचेंज कंपनीज को नहीं देता, उसका क्रेडिट मैं आर्मी चीफ, ISI चीफ और उनकी टीम को देता हूँ, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स हैं। उनकी वजह से जो ट्रेड बेस स्मगलिंग खत्म हुई, ट्रेड बेस मनी लॉन्ड्रिंग खत्म हुई, बॉर्डर्स के ऊपर कंट्रोल किया और उसकी वजह से जो इन्फ्लोज थे वो बेहतर। तो जबरदस्त, ये अब जो आगे IMF का प्रोग्राम जब पाकिस्तान अवेल करने जा रहा है, IMF की जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स पाकिस्तान को मिलती हैं तो वो $1 अरब या उससे भी ज़ायद की होती है, तो क्या वो भी इम्पैक्ट क्रिएट करती है डॉलर को डिवैल्यू करने के लिए? जिस तरह पिछला 9 माह वाला जो प्रोग्राम था उसकी जब 2 इनिशियल इंस्टॉलमेंट्स आई तो हमने डॉलर की वैल्यू में थोड़ी कमी देखी, लेकिन जब ये 3rd इंस्टॉलमेंट आई तो फिर ये डॉलर स्टेबल रहा। देखिए जनाब, बात यह है IMF के साथ उनका खाली एक शर्त नहीं होती कि आप अपनी करेंसी डिवैल्यू करें, उनकी तो बहुत सारी शराइत हैं और बहुत सारी वो हमें एडवाइस करते हैं। मेन बात क्या है कि अब हमारी पोजीशन ये है, हमने इतने कर्जे ले लिए हैं कि हम किस्तें सूद अदा करने के लिए भी कर्ज ले रहे हैं। अब जब वो हमसे ये कहते हैं कि आप अपने खर्चे कम करो, तो हम उसको ट्विस्ट करके बात को महंगाई में इजाफा कर देते हैं कि IMF ये कह रहा है बिजली के बिल बढ़ाओ, IMF ये कह रहा है कि जनाब आप टैक्सेस बढ़ाओ, IMF ये कह रहा है कि आप डिवैल्यूएशन करो। तो ऐसा नहीं है, अगर हम अपने खर्चे अखराजात कंट्रोल कर लें ठीक है। चलें इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में इस पर मजीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जफर पराशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।